जो यूनिट्स होती है वो DHBBN के नेट मीटर के थ्रू कैरी फॉरवर्ड प्लस माइनस एडजस्ट होती है सब। ये बॉक्स इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है कि डीसी करंट से कोई भी सर्ज आए या कोई भी इम्प्योरिटीज आए तो के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट है ये वाला ना। बट हम सोलर इंस्टॉल करना कनेक्शन तो 3 फेज का है बट सप्लाई आपके बस 1 फेज में है। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉस्ट कितनी आएगी। टीम की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है टाटा की, कि मतलब सोलर क्लीनिंग इक्विपमेंट इसमें जेट स्प्रेज लगते हैं, वाटर जेट स्प्रेज लगते हैं और वो आपके स्प्रिंकलर्स। ये कल को अगर मैं रीलोकेट करता हूँ, अपने घर को शिफ्ट करता हूँ तो ये शिफ्ट हो जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। आज की जो वीडियो है वो हमारे सोलर पैनल्स के ऊपर है। आजकल बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत चल रहा है कि सोलर पैनल्स लगवाइए, अपने घर को जो बिजली का एक्सपेंसेस है उससे फ्री कीजिए। तो मैंने सोचा यार हम भी इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारा भी एक स्कोप है लगवाने का, क्योंकि छत हमारे पास है, 2nd फ्लोर है, तो रूफ राइट्स है हमारे पास जहाँ पे हम ये पूरी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। बिजली का बिल तो ऑब्वियसली सबका आता ही है और उससे कौन मुक्त नहीं होना चाहता, ठीक है। आज हमारे साथ टाटा सोलर से एक टीम आई हुई है जो हमारे घर पे फिलहाल अभी मैं मिलवाता हूँ उनसे आपको, और उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं उनसे कि सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, क्या कॉस्ट आती है, कितना स्पेस चाहिए और कितना टाइम चाहिए, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, हम कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितनी बिजली बनती है, सब कुछ जितना है फ्रॉम द स्क्रैच समझते हैं। बिकॉज मुझे भी कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप और मैं साथ बैठ के इनके साथ सीखते हैं। आइए, हमारे साथ हैं आज अंकित फ्रॉम टाटा सोलर पैनल्स। आज हमारे व्यूअर्स को भी समझाएंगे कि सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन, उसकी कॉस्ट, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी लाइफ, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप हमें समझाइए। अभी सर सोलर में बेसिकली 3 टर्म होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। ओके, तीन बेसिकली वेरिएंट्स हैं इसके, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड का पर्पस होता है रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके। ऑफ ग्रिड यूज होता है बैकअप प्रोवाइड के लिए। अच्छा। और ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड को प्लस किया जाए तो हाइब्रिड बनता है। ओके। टाटा सोलर पावर सिर्फ ऑन ग्रिड में डील करती है, हमारे पास ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड नहीं है। ऑफ ग्रिड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होती है एंड लाइट के कट ऑफ होने पे वो बैटरी से आपके घर पे बैकअप प्रोवाइड होती है। बट इजली गुड़गांव में 24 घंटे में से 22 घंटे 23 घंटे लाइट रहती है, तो जनरली कंसर्न नहीं है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट करें बैटरीज पे। तो सबसे बेस्ट और सबसे लो मेंटेनेंस के साथ कोई आता है तो ऑन ग्रिड सिस्टम आता है। ऑन ग्रिड सिस्टम नेट मीटरिंग के थ्रू अटैच होता है, जिसमें सोलर पैनल्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, पहले वो यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं, और यदि आपके कंजप्शन से सोलर का जनरेशन ज्यादा होता है तो वो आप DHBBN को इंपोर्ट कर देते हैं। जो यूनिट्स होती है वो DHBBN के नेट मीटर के थ्रू कैरी फॉरवर्ड प्लस माइनस एडजस्ट होती है। सपोज कीजिए आपके जनरेशन कंजप्शन से सोलर का जनरेशन ज्यादा है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, बट आपके कंजप्शन से सोलर का जनरेशन कम है तो वो DHBBN से इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब जहाँ तक इससे मैं समझाऊं कि अगर मेरी कंजम्पशन मान के चलो 100 किलोवाट 100 यूनिट्स है, और मेरे पास जो जनरेशन हो रहा है वो 150 हो रहा है, तो जो 50 यूनिट्स का जो एक्स्ट्रा मेरे पास कैपेसिटी जनरेट हो रही है वो DHBBN को एक्सपोर्ट हो जाएगा, और उसका मेरे को कुछ अमाउंट भी मिलता है? नहीं, वो अमाउंट हरियाणा गवर्नमेंट में नहीं मिलता है। अब सपोज कीजिए नेक्स्ट मंथ में क्लाइमेट चेंज होता है, रेनी एटमॉस्फेयर हो जाता है, जिसमें आपका कंजप्शन तो 100 यूनिट है बट सोलर का जनरेशन 50 यूनिट हो गया, तो जो आपका 50 यूनिट सरप्लस था आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आप जो वो सरप्लस कहीं स्टोर नहीं है, वो ग्रिड से ही मुझे वापस, बिल्कुल वो ग्रिड से ही वापस आएगा आपका। आप सपोज करो सर कि जो आपने दिया है इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो, वो मनी बैक आपको नहीं करते हैं। अच्छा। और ये साइकिल भी आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। ओके। सपोज कीजिए आज आपका सोलर ऑन हो गया, नेक्स्ट बिलिंग में आपके 50 यूनिट सरप्लस है, अगेन नेक्स्ट बिलिंग आया, आप 1 ईयर तक सरप्लस जाते हो, फेब मंथ तक आपको ऑलमोस्ट 1000 यूनिट सरप्लस है। बट जैसे ही 31 मार्च खत्म होगा तो वो जितनी सरप्लस यूनिट आपने DHBBN को दी है सब 0 हो जाएगी, और फिर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो पेमेंट है, मैंने ऐसा सुना है अपने फ्रेंड सर्किल में कि वो उसका कुछ पेमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो क्या हरियाणा में सिर्फ नहीं होता, स्टेट वाइज होता है, जैसे कि दिल्ली में होता है, बट वहां पे भी जो सीन है आप समझिए
कि आपकी यूनिट का चार्ज होता है सर यूनिट्स कंजप्शन पे 300 यूनिट तक समथिंग स्लैब होता है, यहाँ पे हमारे 500 यूनिट्स के बाद 7.5 का स्लैब होता है। ओके। तो गवर्नमेंट अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो आपको देगी वो 7.5 के स्लैब पे चार्ज करेगी, बट जो आपने सरप्लस डोनेट किया है उसे वो 2.5 के स्लैब पे आपको रिटर्न करती है। ओके। तो कुछ टर्म्स में हरियाणा का बढ़िया है कि मतलब आप सपोज कीजिए कि आपने 50 यूनिट दिया, वो 2.5 के स्लैब पे उन्होंने आपको पैसा वापस कर दिया। 2.5 के अकॉर्डिंग आई थिंक 250 या समथिंग हो जाएगा, उन्होंने पैसा वापस किया। बट यदि हरियाणा गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी वापस करती है तो वो तो आपने 7.5 के अकॉर्डिंग ही कंज्यूम किया। तो हम जो भी सोलर इंस्टॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल करेंगे कि आपका ईआई में यूनिट कंजप्शन कितनी है। ओके। ताकि आप यदि गवर्नमेंट को डोनेट भी करते हो तो वो ह्यूज यूनिट्स ना हो, मिनिमम हो, मतलब वेस्टेज उसकी ना हो इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, चलो ये तो हो गया ऑन ग्रिड के बारे में। अब आते हैं ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का सर जो मैंने आपको बताया उसमें ग्रिड से कनेक्शन नहीं होता, सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो आप बैटरी में स्टोर करेंगे। ऑफ ग्रिड जनरली उन प्लेसेस के लिए जहाँ पे लाइट का कट ऑफ काफी ज्यादा हो। ओके। 10 घंटा हो, 15 घंटा हो। ये बात नोट करने वाली है, मतलब कि जहाँ पे लाइट का कट ऑफ हो, विलेज हो गया जहाँ पे फ्रीक्वेंट लाइट नहीं है। क्योंकि अभी ऑन ग्रिड का सबसे मेजर दिक्कत क्या है कि इस सिस्टम को चलने के लिए आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। यदि आपकी लाइट कट जाती है तो इसमें जो हमारा इन्वर्टर होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वो आपके ग्रिड से सिंक्रोनाइज होता है। सपोज कीजिए आपके घर में लाइट चली गई तो डे टाइम में भी लाइट चली गई तो एंटायर सिस्टम शट डाउन है। राइट। ये ऑन ग्रिड का सबसे बड़ा बैकफॉल है। तो ये वही जगह पे सक्सेस है जहां एटलीस्ट 24 घंटे में से 22 आवर्स प्लस लाइट हो। आफ्टर दैट ऑफ ग्रिड का ये हो गया कि लाइट है या नहीं है कोई कंसर्न नहीं है, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज हुई, आप उस स्टोर एनर्जी को आपने यूज किया। तो वो बैटरीज और साथ में एक इन्वर्टर भी लगता है। बिल्कुल, है ना। ये ऑन ग्रिड में नहीं लगता, ऑफ ग्रिड में बैटरीज होते हैं। ऑन ग्रिड के इक्विपमेंट्स की भी डिटेल पे आऊंगा। और इसमें भी ऑफ ग्रिड में भी जो एक्स्ट्रा जनरेशन होता है। नहीं। अच्छा। ऑफ ग्रिड में कंट्रोलर लगा जाता है। ओके। जैसे आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई वो कट ऑफ हो जाता है, फिर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसको कट ऑफ कर देते हैं जैसे ही वहाँ पे फुल स्टोरेज हो जाती है। फुल स्टोरेज हो जाती है। तो उसमें स्टोरेज कितनी होती है लगभग? वही वो डिपेंड करता है कि आपने कितने किलोवाट का इंस्टॉल किया है, कितनी बैटरी लगाई है, आपके घर पे लोड कितना है और कितना कंज्यूम और कितना कंज्यूम है। सपोज कीजिए आपको 2 एसी चलानी है, अब कितने घंटे के लिए चलानी है, फैन चलाने हैं, बल्ब चलाने हैं। बैटरीज आप सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइट और फैन के लिए यूज करते हैं या आपको फुल लोड यूज करना है। और थर्ड टर्म आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों होता है। सपोज कीजिए लाइट हो गया तो उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट था कि बैटरीज फुल चार्ज हो गई, बट जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्या होगा, तो वो हाइब्रिड में नेट मीटर लगा होता है, वो एक्सपोर्ट हो जाती है। मींस ऐसी जगह जहां सपोज कीजिए कि 20 घंटे या 18 घंटे लाइट है, बट जो लैंडलॉर्ड है उनको एसी कंपल्सरी है, मतलब वो सब कुछ चाहिए उन्हें। तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रिड्यूस होगी जितने टाइम लाइट रहेगी। और लाइट के कट ऑफ पे अब बैटरीज में बहुत ऑप्शन होते हैं, लीड, लिथियम, डाई बैटरीज, तो वो ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड होता है, बट उनके मेंटेनेंस काफी ज्यादा होते हैं। तो लो मेंटेनेंस के साथ सबसे इफेक्टिव कुछ रहता है तो ऑन ग्रिड होता है। सो हाइब्रिड में बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होता है। आप दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें तो वो हाइब्रिड हो जाता है। इन तीनों में कॉस्टिंग का कैसे कैसे डिफरेंस आता है? सर बेसिकली मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मुझे ऑन ग्रिड का पता है, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड की कॉस्टिंग मुझे नहीं पता। तो टाटा पावर जो है दैट ओनली डील्स इन ऑन ग्रिड। ओके। क्योंकि जो सर्विस होता है, टाटा ही एक ऐसी कंपनी है जो एंटायर सिस्टम की सिंगल विंडो गारंटी देती है। बट इसमें मुझे एक चीज बताओ आप, जैसे गुड़गांव में आप बोल रहे हो कि लाइट 24 घंटे रहती है और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम भी यही रहते हैं और मैंने देखा है कि बहुत फ्रीक्वेंट कट ऑफ्स होते हैं। हालांकि वो बहुत ही कम देर के लिए होते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए होता है या मिनट के लिए होता है। मीन्स यदि हम एवरेज निकालने से कि डेली 10 सोलर प्लांट इंस्टॉल हुए हैं गुड़गांव में XYZ किलोवाट के, जिसमें से ऑलमोस्ट आपके 7 ऑन ग्रिड होते हैं, 2 ऑफ ग्रिड होते हैं, 1 हाइब्रिड होता है। क्योंकि मेन पर्पज होता क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने के लिए। जो फ्रिक्वेंटली कट ऑफ है उसके लिए सबके घर पे ऑलमोस्ट एक इन्वर्टर और 2 बैटरीज लगी होती है कि उस कट ऑफ पे फैन, लाइट और जो चले। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, जो हर मंथ आपका
ऑन एंड एवरेज 6 किलोवाट का सेंसर लोड है तो 2 महीने के एक साथ 12 से 15,000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाती है। जैसे कि हम इसका यदि वर्किंग प्रोसेस समझे 5 किलोवाट का लेके, यदि हम SLD समझे सिंगल लाइन डायग्राम, तो आपके 5 किलोवाट में 10 मॉड्यूल लगेंगे। पीवी मॉड्यूल, सोलर पैनल्स को कहते हैं फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स। तो ये 5 के 5 मॉड्यूल स्ट्रिंग्स वाइज कनेक्ट होते हैं आपस में। ये सभी जब आपस में कनेक्ट होते हैं उसके बाद एक बॉक्स लगता है, DCDB कहते हैं इसको, डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इस बॉक्स से जो कनेक्शन होता है वो इन्वर्टर में होता है। अब यहाँ पे क्या ऐसा है कि DC करंट जनरेट होता है पैनल से। ये बॉक्स इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है कि DC करंट से कोई भी सर्ज आए या कोई भी इम्प्योरिटीज आए तो उससे इन्वर्टर में फॉल्ट ना हो। क्योंकि आपके एंटायर प्रोजेक्ट में सबसे एक्सपेंसिव कोई डिवाइस है तो वो इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर का काम होता है DC को AC में कन्वर्ट करना। आफ्टर दैट यहाँ पे इन्वर्टर के बाद आपका लगेगा ACDB, अल्टरनेट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये अगेन AC करंट से इन्वर्टर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ACDB से जो केबल जाती है वो जाके आपके लो टेंशन में लगेगी LT पैनल में, जहां से आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड हुई है। आपकी मीटर से MCB या फ्यूज लगा होगा। आफ्टर दैट यहाँ से हम निकलेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रॉस मीटर लगा है, और ग्रॉस मीटर जो कनेक्ट हुआ है वो आपके ग्रिड से या ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हुआ है। अच्छा, अभी ये जो ग्रॉस मीटर है सिंगल डायरेक्शनल मीटर होता है। आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, टोटल डेटा इंपोर्ट में ही दिखता है। तो ऑन ग्रिड में HBBN से जो हम मीटर अप्लाई करते हैं वो नेट मीटर होता है। वो आपका ग्रॉस मीटर चेंज होकर नेट मीटर लग जाता है, और इस मीटर में ये डेटा आएगा कि आपके सोलर ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितनी यूनिट्स कम पड़ी उसको आपके लोड को फुलफिल करने के लिए, और कितना उसने इंपोर्ट किया। तो ये एंटायर सिस्टम की SLD है, जिसमें आपकी 3 अर्थिंग होंगी, एक AC के लिए, एक DC के लिए, और एक लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा। सोलर के टॉप पे LA लगेगा कि सपोज कीजिए एटमॉस्फेरिकल थंडर स्ट्राइक होता है तो वो उसको हम ग्राउंड कर सकें। अल्टरनेटिंग करंट इक्विपमेंट्स को इस अर्थिंग से अर्थ मिलेगा, और डायरेक्ट करंट इक्विपमेंट्स को इससे अर्थ मिलेगा प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ। अब टाटा में क्या होता है सर कि एंटायर सिस्टम की सिंगल विंडो वारंटी मिलती है आपको। जो हमारा सोलर पैनल होता है, एक पैनल आपका 520 वॉट से प्लस से 555 तक का आता है, जो कि आपके किट में आता है। अभी आपके 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक सेंट्रल गवर्नमेंट से 78,000 की सब्सिडी बेनिफिट है। 78,000 की जो सब्सिडी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जी, और स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ सब्सिडी होती है? नहीं, यहाँ पे अभी स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं है। तो अभी इंडिया में और कोई स्टेट्स है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है सब्सिडी? आई थिंक सर ये कंफ्यूजन, मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद यूपी में मिलता है। यूपी में स्टेट गवर्नमेंट से भी करीबन आई थिंक 19-20 हज़ार का कुछ सब्सिडी है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट अभी सब्सिडी नहीं दे रही है। ओके, तो इट इज ओनली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज 78,000। और 78,000 में भी मैं आपको बस क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू से है, सोलर इंस्टॉलर्स के थ्रू से नहीं है। आप सपोज कीजिए मैंने आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन टाइमिंग 30 डेज से 45 डेज होता है। तो सब्सिडी के लिए मैं तब अप्लाई करता हूँ जब इन्वर्टर और सोलर पैनल लगते हैं, तो उसके सीरियल नंबर्स की नीड होती है हमें। ऑन दैट डे यदि गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्रीज कर देती है तो उसकी बेनिफिट आपको होगा, बट यदि गवर्नमेंट ने सब्सिडी डिक्रीज किया तो उसका लॉस भी आपको होगा। मतलब कई बार क्लाइंट का क्या होता है सर मैम कि हम जब इंस्टॉल करे थे साइट, हमने 78,000 उन्हें बता दिया, अभी पहले सब्सिडी ऑलमोस्ट 95,000 थी, बट ऑन दैट टाइम वो डिक्रीज होकर 78 हो गई। तो क्लाइंट कहने लगता नहीं सर आपने तो 78 कहा था, तो 90 कहा था, तो मुझे 90 चाहिए ही चाहिए। तो वो सब्सिडी हमारे एंड से नहीं, वो गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट से है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ऑन ग्रिड में सब्सिडी के लिए भी एक चीज है, मीटर जिसके नाम पे है उसके पास ऑनरशिप प्रूफ होना चाहिए। सपोज कीजिए मीटर आपके नाम पे है और घर मैम के नाम पे है, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ओके, तो जो मीटर है वो और ऑनरशिप प्रूफ ये दोनों एक आदमी के, एक पर्सन के नेम पे होना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से, क्योंकि आप सब्सिडी अगर एक्सपेक्ट करते हो तो ये पॉइंट कंपल्शन है। और गवर्नमेंट के थ्रू से सोलर पैनल दो होते हैं सर, एक DCI मॉड्यूल होता है, एक नॉन DCI मॉड्यूल होता है।
इसका मतलब ये होता है सर कि जो सोलर पैनल्स के जो सेल होते हैं वो सेल इंडिया में ही बनते हैं और एंटायर पैनल इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो जो सब्सिडी होता है वो इन्हीं मॉड्यूल्स पे, इन्हीं सोलर पैनल्स पे होता है। नॉन डीसीआई मॉड्यूल पे सब्सिडी नहीं होती है। नॉन डीसीआई मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है कि सोलर सेल चाइना से या जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है और इंडिया में लाके असेंबल किया जाता है। अब जैसे मुझे ये बताओ कि ये DCR और नॉन DCR है, ठीक है। अब मेरे को, मैं लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता, तो ये इसको आइडेंटिफाई कैसे कोई करेगा कि जो वो लगवा रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और ये सोच के कि हमें सब्सिडी मिलेगी, वो DCR है या नॉन DCR है? हाँ सर, पहले तो कॉस्टिंग में डिफरेंस होता है। अगेन थिंग, जो सोलर पैनल्स होते हैं उसके अंदर नीचे लेवलिंग होती है, वो किस कंपनी का है, उसकी साइज क्या है, सब कुछ उसके पास मेंशन होता है। तो वहां पे लिखा रहता है ये वर्ड कि ये DCI मॉड्यूल है, मेड इन इंडिया है, इसके सेल्स इंडिया में बने हुए तो एक्सपेंसिव कौन सा है, DCR? DCI एक्सपेंसिव है। सब्सिडी देने का रीजन क्या है कि सपोज कीजिए कोई इंडस्ट्री है जो सेल इंपोर्ट कर रही है। अब जब सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही तो उस इंडस्ट्री को सेल खुद बनाना है। सेल बनाने के लिए उन्होंने अपना प्लांट लगाया तो वहां पे उन्होंने इंडिया को एम्प्लॉयमेंट दी। तो उस केस में एम्प्लॉयमेंट मिल रही तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है आपको। अब नॉन DCI मॉड्यूल्स में क्या है कि इंडिया में सोलर का कंजप्शन बहुत ज्यादा है। इतना कंजप्शन है कि कोई भी कंपनी उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। तो 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक DCI मॉड्यूल्स लगते हैं। जो इंडस्ट्रियल्स होते हैं 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 15, 20, 25, 50 किलोवाट, उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए नॉन DCI मॉड्यूल्स लगते हैं। जनरेशन दोनों में सेम होता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सेम है। बस इसमें जो सेल्स लगे हैं वो कहीं से इंपोर्ट किया गया है, इसमें जो सेल लगे हैं वो खुद मेड इन इंडिया है। मतलब ये एंटायरली मेड इन इंडिया है और इसमें सेल इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे कैलकुलेशन होता है कि कौन सा सोलर पैनल मतलब कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगना है। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इसमें देखो सैंक्शन, इसमें देखो जो सैंक्शन लोड है 6 किलोवाट। 6 किलोवाट के अकॉर्डिंग आप जो बताते हैं वो इट इज द सेम है ना, 6 किलोवाट का ही लगेगा। अभी क्या है ना सर कि जो 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक सिंगल फेज 3 फेज होता है, बट 5 किलोवाट के ऊपर आप जाते हैं तो 3 फेज हो जाता है। अभी हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे आपके पर मंथ का कंजप्शन दिया है यूनिट्स का। जैसे कि जून जुलाई का ये है, अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब ये आपके टोटल 12 मंथ का यूनिट कंजप्शन है। हमने इसको टोटल प्लस किया। प्लस करने के बाद ये कितना यूनिट्स आता है उसको हमने नोट किया। अब हमारा जो 1 किलोवाट होता है वो 4.5 यूनिट जनरेट करता है। अब आप 4.5 इनटू, अब मैंने आपको 5 किलोवाट सजेस्ट किया, आपने 5 किया तो ये आपके डे का जनरेशन हो गया 22.5 यूनिट। अब इसको मैंने मंथ कंसिडर किया तो 30 डेज में 675 यूनिट हो गया। अब ये ओवरऑल 1 ईयर में कितना जनरेशन देगा, तो ये 8100 हो गया। जब मैंने आपकी नेट बिल को प्लस किया था तो वो 8300 समथिंग था, 72 300 500 ऐसा कुछ था समथिंग था। तो आप यदि 5 किलोवाट लगाते हैं तो आपके टोटल कंजप्शन से कुछ यूनिट्स कम ही है, कम रहेंगे। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा 6 किलोवाट। उसमें क्या होगा सर, जनरली आप सोलर इंस्टॉल करने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ जाता है। रीजन क्या है कि अभी आपके घर में कोई भी डिवाइस चलता है अनयूजुअली, आपको उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी पड़ती है, आप उसको बंद कर देते हो। हर मंथ आपका 8000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, आप कहीं भी आओगे फैन चल रहा है बंद कर दोगे, टीवी चल रहा है बंद कर दोगे। बट जब नेक्स्ट मंथ से सोलर इंस्टॉलेशन के बाद बिल 500-600 आएगी तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि भाई चलने दो। ये तो केस में क्या होता है कि बंदा निश्चिंत हो जाएगा कि यार सोलर लगा हुआ है, फ्री की बिजली चल रही है तो क्या है, चलने दो सारी चीजें। और सेकंड टाइम क्या है कि ये जो मैंने लोड निकाला वो आपकी इसके अकॉर्डिंग निकाला, आज के कंजप्शन के। एंटायर प्लांट लगा है 25 ईयर के लिए। आज से 1 साल 2 साल बाद आप अपने पिछले साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पर ईयर निकालें, हर 2 साल बाद निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वो भाई इंक्रीज ही होता है। सपोज कीजिए आप 2 साल या अगले साल ही ईवी पे शिफ्ट होते हैं तो उसे भी चार्ज करना पड़ेगा आपको। तो जनरली हम थोड़ा सा सरप्लस लेके चलते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम के लिए वो इफेक्टिव हो। तो यदि आपका कंजप्शन 8,500 यूनिट का है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप इतना बड़ा सोलर प्लांट लगाएं कि उसका जनरेशन 900 या 950 यूनिट हो।
तो अभी के लिए आप जो सजेस्ट कर रहे हो हमारे घर के हिसाब से वो दैट इज 6 किलोवाट या फिर ऊपर भी जा सकता है? अभी क्या है ना सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम सिंगल फेज का इन्वर्टर लगाते हैं कि 3 फेज का इन्वर्टर वो देखना पड़ेगा। ये 3 फेज के इन्वर्टर में मुझे फेज टू न्यूट्रल तो चाहिए ही चाहिए, फेज टू फेज भी चाहिए। अभी जैसा मैंने आया तो आपने बताया कि आपके घर में 2 फेज आता है, तो मैं चेक कर लूंगा मल्टीमीटर से, यदि तीनों फेज आता है तो 6 किलोवाट लगाएंगे। सिंगल फेज आता है तो भी मैं प्रेफर करूंगा कि 6 किलोवाट ही लगाते हैं, उसमें इन्वर्टर हमारा सिंगल फेज का आ जाएगा। ओके ठीक है, तो एक बार मीटर पहले चेक कर लें, फिर एक बार पहले छत की स्पेस चेक करेंगे कि किस डायरेक्शन में कितना लगाना बेस्ट होगा। आओ छत की स्पेस पहले चेक करते हैं। छत के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट है, ये वाला ना, बट हम सोलर इंस्टॉल करना इस साइड में प्रेफर करेंगे। ये कॉर्नर बेस्ट है क्योंकि यदि हम आगे लगाते हैं तो सामने वाले बिल्डिंग के शैडो आने के चांसेस है। ओके, तो हम प्रेफर करेंगे ये वाली स्पेस। अब हम कंसर्न कर लेते हैं कि यहाँ पे जगह कितनी है हमारे पास। ये ऑलमोस्ट यदि हम 6 मॉड्यूल लगाते हैं 6 किलोवाट के लिए तो ये 7 मीटर की स्पेस है जो कि ऑक्यूपाइड हो जाएगी। और वापस ऐसे मुझे, क्योंकि एक पैनल की डायमेंशन होती है 1133 mm बाई 2276 mm, तो ये स्पेस मुझे 4.5 मीटर चाहिए। और इसमें पैनल्स, नंबर ऑफ पैनल्स कितने टोटल 6 लगेंगे सर। अच्छा, 6 पैनल बड़े। तो ये जो आपका स्पेस है, एंटायर स्पेस, इतने में हम इजिली 6 किलोवाट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो ये शैडो फ्री ही रहेगा आपका। और ये कितने हाइट पे लगा सकते हैं? अभी मैं सर वो डिपेंड करता है आप पे, जो आपके कॉस्ट में जाता है वो हम लोग इतना हाइट देते हैं कि आपको इजिली एक्सेस हो छत पे। कितने फीट का? फ्रंट लेग 6 फीट का होगा। अच्छा। और बैक लेग 8 फीट का होगा। ओके, और बट किस तरफ आप स्लोप किस तरफ रखोगे? स्लोप साउथ की तरफ रहता है सर। यदि ये साउथ है तो पैनल का एंगल ऐसे होगा। ओके, एंड अगेन डिपेंड करता है कि आप अपने हाइट को कस्टमाइज कर सकते हो, उसको आप इंक्रीज करा सकते हो, तो वो ऑब्वियसली कॉस्ट में इंक्रीज होगा सर। ओके, तो तो 6 की 8 करा सकते हो, 9 फीट करा सकते हो। अभी आप मुझे एक चीज बताओ कि जैसे मेरी छत पे भी ना कोई शेड नहीं लगा हुआ जी, इनकेस अगर मैं प्लान करता हूँ कि मुझे शेड लगाना है, तो अगर शेड के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे वो बेटर है या फिर नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर? अभी डिपेंड रहता है सर कि आपको नीचे का प्लेस कैसे यूटिलाइज मुझे चाहिए ना ऐसे। अब यदि आपको सिटिंग प्लेस को एज अ रूम कंसीडर करना है कि उसमें पानी ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप शेड बनाए, शेड के ऊपर सोलर पैनल लगा, उससे क्या होगा कि आपको जनरली एक रूम मिल जाएगा। बट यदि आपको गार्डनिंग करना है, सिटिंग प्लेस बनाना है, सुबह शाम बैठना है, तो सोलर पैनल लगा सकते हैं आप। उसमें क्या होता है कि रेनी सीजन में आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, एक पैनल से दूसरे पैनल के बीच में रो वाइज और हॉरिजॉन्टल वाइज गैप होते हैं। ओके, ठीक है। और बाकी जो वायरिंग है और जो हमारे इक्विपमेंट लाइटनिंग अरेस्टर है वो आई थिंक उधर ही उस कोने में, वो हम यदि प्रेफर करेंगे तो इस वाटर टैंक पे लगाना प्रेफर करेंगे सबसे ज्यादा हाइट पे। ओके, और जो डिवाइस होंगे वो वॉल माउंट होते हैं, इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी जो भी होता है वो वॉल माउंट मतलब इधर कहीं आप उसको आप इधर भी लगा सकते हैं या फिर अंदर प्रेफर कर सकते हैं, वो ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। अच्छा, एक मुझे आप बताओ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि अर्थिंग वायर या स्ट्रिप लगती है पूरे। जी, तो टाटा के साथ किट में केबल्स आती है, अर्थिंग केबल आती है, वो कंड्यूट नहीं आती, स्ट्रिप नहीं आती। स्ट्रिप हम लोग बड़ी साइटों पे यूज करते हैं। अच्छा, तो ये छोटी साइटों पे केबल आता है, वो भी कंड्यूट पाइप से जाता है। कंड्यूट पाइप, हाँ। ओपन कोई भी केबल नहीं रहते, एंटायर कंड्यूट पाइप से ही जाता है। अब टाटा के टर्म्स है कि आप जहाँ पे भी कंड्यूट पाइप यूज करोगे वो यूपीवीसी ही यूज होगा। तो अर्थिंग स्ट्रिप बेटर है या अर्थिंग वायर? एक डिपेंड ऑन लोड सर, यदि आपका लोड कम है, ज्यादा लोड है तो स्ट्रिप ज्यादा अच्छी रहती है। बट स्ट्रिप्स के साथ यदि दिक्कत क्या आता है ना कि आप इंसुलेटर्स यूज होते हैं, स्ट्रिप को आपके वॉल के सरफेस से डिस्टेंस होना चाहिए। यदि वो टच होता है तो घर में लीकेज करंट आने के चांसेस होते हैं। तो इंडस्ट्रियल साइट्स पे ही ज्यादा अच्छा रहता है। घर के लिए कंड्यूट पाइप से केबल्स जाए वो ज्यादा अच्छा है। ओके, चलो अब तीसरा स्टेप क्या है अपना? मीटर एक बार चेक कर लेते हैं। आओ, डे लाइट इंपॉर्टेंट है या प्रॉपर सनलाइट इंपॉर्टेंट है? नहीं, डे लाइट इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है मीटर का चेक कर लेते हैं कि कितने फेज आ रहे हैं। कनेक्शन तो 3 फेज का है सर, बट सप्लाई आपके बस 1 फेज में है। क्या पता ये मेरा कंपोनेंट में फॉल्ट हो। तो ये कंफर्म हो गया कि अपना जो मीटर है ये 3 फेज का है। जी सर, जैसे कि ये फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड एंड ये न्यूट्रल हो गया। यदि यहीं पे बस ये 2 केबल इन होती और 2 आउट होती तो ये सिंगल फेज होता। अब यहाँ पे 3 फेज और 1 न्यूट्रल कनेक्टर, टोटल 4 केबल इन हुई है, 4 आउट हुई है, तो ये 3 फेज का कनेक्शन है। ओके,
तो हम यहाँ पे 3 फेज प्रीफर करेंगे इंस्टॉल करना। ओके 6 किलोवाट। परफेक्ट। लोड है ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 12 का या कुछ ऐसे ज्यादा का मम्मी को ये डाउट है कि जितना सैंक्शनड किलोवाट होता है उससे डबल का सोलर पैनल्स का क्योंकि जब फोन पे बात हुई थी तो 5 किलोवाट बोला था, तो आपने शायद 10 का बोला था कि 10 का लगेगा। हाँ तो वो आई थिंक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंजप्शन जनरली बता दिया Check होगा, नहीं किया आपसे होगा, पूछा हाँ। होगा कि आपका कंजप्शन कितना है। नहीं, उन्होंने किलोवाट सिर्फ पूछा था। ओके। तो किलोवाट के हिसाब से फिर उन्होंने बोला कि आपका फिर 10 किलोवाट लगेगा। आपका जितना सैंक्शन लोड है आप उससे कम लगा सकते हैं, उसके इक्वल लगा सकते हैं, उसके अधिक नहीं लगा सकते अच्छा हैं ऐसा आप। भी राइट। है। ओके ठीक है। क्योंकि जो आपका नेट मीटर प्रपोज होता है वो आपके सैंक्शन लोड, आप कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं। अभी आप इन्वर्टर 10 किलोवाट का लगा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सोलर पैनल होते हैं वो यदि आप 5 किलोवाट 6 किलोवाट से अधिक का लगाते हो तो आपका वो DHBBN इशू नहीं करेगा, कोई ना कोई वो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देंगे। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट बताओ आप। पहले जो टाटा के पास सोलर पैनल्स थे वो हाफ कट मोनोक्रिस्टलाइन थे। ओके। अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है तो ये बाईफेशियल आ गया। टॉपकॉन आपने सुना होगा कि सोलर पैनल्स होते हैं जो अप एंड डाउन दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके। तो अभी जो आया वो टॉपकॉन है। तो बेसिकली नई कॉस्टिंग का मैं आपको कल तक कोटेशन सेंड कर दूंगा, बट अभी आप टेंटेटिव 5 किलोवाट लेके चले तो 5 किलोवाट आपको 3,50,000 में पड़ेगा। 5 किलोवाट विथ नो हिडन कॉस्ट। इसमें सब्सिडी, नेट मीटरिंग, DHBBN से जितना काम होगा एंटायर प्रोजेक्ट हम करके देंगे आपको। 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट जो है वो 3.5 लाख रुपए का लगेगा, जिसमें से 78,000 की सब्सिडी बेनिफिट हो जाएगी, मिल जाएगा। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2,72,000 का आपका पड़ेगा। मैम अब 6 किलोवाट की कॉस्टिंग का थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं, बट विफली आप ऐसे दे लें तो टेंटेटिव ये आपका 4 लाख पड़ जाएगा। 4 के आसपास का पड़ेगा। ओके ओके। एंड इसमें ये सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट इंक्लूड है एंटायर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की विथ नेट मीटिंग, सब्सिडी वर्क। इसमें आपके सिविल मटेरियल लगते हैं, जो स्ट्रक्चर हमारा इंस्टॉल होगा वो आपके लेंटर पे जो टाइल्स लगी है उसको कट करके मदर स्लैब में ड्रिल करना, फास्टनर लगाना, सिविल ब्लॉक्स करके 10 इंची के हाइट तक पेडेस्ट्रियल बनेंगे। Okay. तो एंटायर सिस्टम आपका जो स्ट्रक्चर इस कॉस्ट में मिलेगा वो हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। Okay. जिसपे 90 माइक्रोन की जिंक की कोटिंग होगी। वो स्ट्रक्चर कैपेबल है कि 25 ईयर तक उस पर जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। तो एंटायर प्रोजेक्ट में उस स्ट्रक्चर की भी कॉस्टिंग मेंटेन है। टाटा के पूरे टर्म्स पे कनेक्शन होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियन बाईपास कर देते हैं, केबल्स को प्रॉपर थिम्बल से कनेक्ट नहीं किया गया, तो जहाँ पे भी कनेक्शन होगा थिम्बल से होगा। सैडल्स भी जो हम यूज करेंगे वो सब कंपोनेंट SS के यूज होंगे। जो नट बोल्ट सैडल होते हैं SS और MS दो मटेरियल होता है हार्डवेयर में। MS पे कोटिंग नहीं होती, वो जल्दी रस्ट लग जाता है उस पे। SS पे कोटिंग होती है तो वो जंग नहीं लगता है। ओके। आपके सोलर पैनल की 25 साल की गारंटी मिलेगी आपको। हमारा जो पैनल है पर ईयर 0.75% डिग्रेड होता है। Okay. मीन्स यदि आपका सोलर पैनल 100% कैपेसिटी के साथ काम करता है तो 25 साल के बाद भी सिर्फ 19% डिग्रेड होगा। मतलब कि आप यदि 10 किलोवाट इंस्टॉल करते हैं तो 25 साल के बाद भी आपका टोटल आउटपुट 8 किलोवाट इतना मिलेगा आपको। ओके। आपका जो इन्वर्टर इसकी 10 साल की गारंटी है। इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट आता है आपको नया इन्वर्टर मिलेगा, रिफर्बिश्ड इन्वर्टर नहीं मिलेगा। ओके। इसके बाद जो एंटायर सिस्टम है DCDB, ACDB, तीनों अर्थिंग, लाइटनिंग अरेस्टर, केबल, सैडल, कंड्यूट पाइप, इन सब एसेसरीज की 5 साल की गारंटी है। Okay. और आपको कंपनी के थ्रू 5 ईयर की फ्री एनुअल मेंटेनेंस मिलेगी। टीम की रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है टाटा की, कि मतलब सेल सर्विस कैसा है कि अगर हम कॉल करें तो कितना टाइम में ये लोग आते हैं और ठीक करके कोई भी अगर प्रॉब्लम है जैसे कि मैंने बताया अदर वर्सेस टाटा में क्या होता है कि एंटायर सिस्टम जो होता है वो टाटा का इंस्टॉल होता है। सपोज कीजिए और भी मल्टीपल कंपनीज है, मल्टीपल ब्रांड्स है, तो जो डीलर्स कहते हैं पैनल्स उस कंपनी का लिए, इन्वर्टर किसी और का और इक्विपमेंट्स किसी और का। आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है, आप कॉल करते हैं तो बताएंगे भैया पैनल तो आपने उस कंपनी का लिया, उस वजह से फॉल्ट आ गया है। बट टाटा का एंटायर किट उनके थ्रू होता है। अभी जो किट इंस्टॉल होती है आपके ऑथराइज चैनल पार्टनर्स के थ्रू इंस्टॉल होती है। सपोज कीजिए चैनल पार्टनर ने साइट इंस्टॉल की,
आपको गारंटी कार्ड सब दे दिया। तो आपने टाटा के कस्टमर के हेल्पलाइन पे कॉल किया, आप अपना नेम बताएंगे, इन्वर्टर का सीरियल नंबर बताएंगे, इतने डेटा के साथ आपका लोकेशन सब कुछ उनके पास आ जाएगा। उसके बाद वो कंप्लेन जाएगी जिसने आपकी साइट इंस्टॉल की है, और विद इन 24 आवर आके साइट पे आपका काम हो जाएगा। बट इन केस जिस चैनल पार्टनर ने आपकी साइट इंस्टॉल की है, सपोज कीजिए सोलर मार्केट में या उसके पर्सनल लाइफ में कुछ सिचुएशन आता है और वो अपना काम बंद कर देते हैं, तो उस केस में गुड़गांव में जो भी ऑथराइज टाटा का चैनल पार्टनर होगा वो कंप्लेन उनके पास जाएगी और वो उस कंप्लेन पे रिस्पॉन्स करेंगे। सो गुड़गांव में एक तो आपके पास डीलरशिप है जी, आपकी डीलरशिप का नाम क्या है? BBN सॉल्यूशंस। सॉरी, BBN सॉल्यूशन। BBN सॉल्यूशंस। और ये सेक्टर 11 गुड़गांव जी, में आप ये राजीव चौक देखें, राजीव चौक से हीरो होंडा चौक की तरफ बढ़ते हैं तो शांति नगर पड़ता है। तो जिस बिल्डिंग में महिंद्रा कॉन्सेप्ट का शोरूम है उसी में BBN सॉल्यूशन का ऑफिस है। मतलब महिंद्रा और टाटा साथ साथ है कह सकते हैं। ओके, तो कल को कोई प्रॉब्लम होती है, जो जैसा आपने बताया कि टाटा कस्टमर केयर में कॉल करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, तो हम आपको भी कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप डायरेक्ट हमको भी कॉल कर सकते हैं। इनकेस यदि आपको लगता है कि नहीं इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं टाटा में कि हम अनसेटिस्फाइड हैं इनके काम से। समझ गया। आप इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट आता है 10 साल तक हम उसको फिर चेक करेंगे, रिप्लेस करेंगे, पैनल में 25 साल तक, एंड ओवरऑल इक्विपमेंट का 5 साल का। अच्छा, अब 2 चीजें हैं, ये लगाने में एक तो टाइम कितना लगेगा? अभी क्या है ना सर, हम लोगों ने पेमेंट को 3 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 30%, 60% एंड 10%। ओके। 30% प्रोजेक्ट फाइनलिंग के लिए होता है जिसके 15 दिन के बाद आपका स्ट्रक्चर आता है। छत का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपने हाइट क्या रिकमेंड की है, वो स्ट्रक्चर आने में 15 दिन लग जाता है। मैं सब कुछ मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। 16, 17, 18 डेज में आपका स्ट्रक्चर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। आफ्टर डेट मैं आपसे 60% पेमेंट कोट करूंगा, जिसके 10 दिन के बाद टाटा की SPG किट आएगी। SPG किट जिसमें एंटायर सोलर पैनल, इन्वर्टर, ACDB, DCDB, आई थिंक के सब ओवरऑल इक्विपमेंट आएंगे। आप अभी हम लोग 28 डेज पे आ गए हैं। 28 डेज के बाद आपका मैक्सिमम, मैं इसके लिए 5 दिन लूंगा कि टीम किस समय किस साइट पे है। फ्री होने के जस्ट बाद ही आपका 35 डेज तक एंटायर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। अभी एंटायर सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद पहले ही दिन पे, जिस दिन मैं आपसे पेमेंट लूंगा, नेट मीटर के लिए आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑनरशिप प्रूफ, आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटोकॉपी, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, ETC जो डेटा होगा, जो बिजली बोर्ड में हमारे काम करते हैं कलीग, वो आपसे कांटेक्ट में आएंगे और आपका पूरा प्रोसेस करके देंगे। एक NOC सिग्नेचर होगा जिसमें आप मेंशन होगा कि आप BBN सॉल्यूशन को अथॉरिटी देते हो कि वो आपके बिहाफ पे DH BBN में सभी काम करके देंगे। ठीक है। फिर नेट मीटिंग इंस्टॉलेशन में ऑलमोस्ट 45 डेज लग जाते हैं। 35 दिन में आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब 35 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो गया, बस नेट मीटर लगा के इंस्टॉल करना है। जैसे गवर्नमेंट नेट मीटर इशू देती है वो खुद आके इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले लगाते हैं। सिस्टम लगा दिया, मैंने अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया, प्रोजेक्ट चालू हो गया। आपको मैंने एंटायर डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये आपके इन्वर्टर की गारंटी है, पैनल्स की है, स्ट्रक्चर की है, एंटायर सिस्टम की हो गई। एंड आफ्टर डेट मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिसमें मेंशन होगा कि नेशनल पोर्टल पे सब्सिडी के लिए आपका नेम आ गया है। ये सब डॉक्यूमेंट क्लियर करने के बाद ही मैं आपसे 10% पेमेंट के लिए कोट करूंगा, जो कि लास्ट में होगा। तब तक जब मैं 10% पेमेंट मांगूंगा तब तक मुझे लगता है कि आपके सिस्टम को ऑन हुए 10 दिन हो गया होगा, तो आपको टेंटेटिव आइडिया भी लग जाएगा कि मेरा प्लांट पर डे कितना जनरेट करता है। तो इसका ऐप में आता कोई एक ऐप? जी सर, इसका ऐप आता है। जो इन्वर्टर होता है इसमें डाटा लॉगर लगाया जाता है। इसे डोंगल लगा होता है। इसको यदि हम वाईफाई से कॉन्फ़िगर करते हैं तो ओवरऑल इंडिया से आप कहीं से भी एक्सेस ले सकते हैं कि आपके प्लांट ने कितना जनरेट किया है। आपका नाम क्या है? ये डिपेंड करता है किस कंपनी का इन्वर्टर आता है। टाटा में सोलिस, गुडवी और एक सोफा है, 3 इन्वर्टर आते हैं। तीनों इन्वर्टर के अलग अलग ऐप होते हैं। अभी ये एक साइट है 10 किलोवाट की, ये लगी है उपल साउथ एंड में। क्लाइंट का नेम है हेमंत सर। तो आज उनके प्लांट ने 5.20 किलोवाट जनरेट किया है। अभी जो प्लांट की कैपेसिटी है धूप के अकॉर्डिंग 5 किलोवाट की कैपेसिटी पे चल रहा है। सुबह से उसने 33.69 किलोवाट बना दिया है और ये मंथली प्रोडक्शन है उसका। अभी ये प्लांट चालू है, 6-7 दिन हुआ है। तो अभी जैसे कि आपने इस ऐप को ओपन किया,
आप स्टैटिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे एक डिवाइस में आए हम, तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिलेगा। अभी इन्वर्टर मेंशन हो जाएगा। आप इसमें गए तो आप देखिए उनकी डीसी की 2 स्ट्रिंग बनी है, 19 पैनल लगे हैं, 10 पैनल की और 9 पैनल की। जो 9 पैनल का लगा है उसका वोल्टेज आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम है, और जो 10 पैनल का है उसका ज्यादा है। ऐप के थ्रू आपका सारा स्टैटिस्टिक्स मैट्रिक्स आपको विजिबल रहेंगे। बिल्कुल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है सब विजिबल रहेगा। ओके, अच्छा, सेकंड चीज़ और लास्ट चीज़ मेरी ये थी इसके अलावा कि एक इक्विपमेंट है आजकल जो मैं देख रहा हूँ, सोलर क्लीनिंग इक्विपमेंट, जिसमें जेट स्प्रेज लगते हैं, वाटर जेट स्प्रेज लगते हैं, और वो आपके स्प्रिंकलर्स है ना, वो क्लीन करते हैं जी। तो उसका क्या रहता है? उसका सर पर किलोवाट 1000 कॉस्ट आती है। अच्छा, तो मतलब अगर मेरा 6 किलोवाट है तो 6000 रुपये आएगी। वो आप ही वो एडिशनल्स होते हैं इक्विपमेंट एक्सेसरीज में आप लगा सकते हो। उसमें क्या होता है कि जितने पैनल्स होते हैं सब पे एक एक स्प्रिंकलर लगेगा, वो आपके प्रेशर पंप में जाके कनेक्ट हो जाएगा और वो आपका एंटायर पैनल को क्लीन करेगा। उसमें बस आपको स्विच दबाना होगा, पैनल ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। पंप कौन सा कह रहे हो आप? टंकी के साथ पाइप को प्रेशर करने के लिए प्रेशर पंप लगते हैं 1 हॉर्स पावर के, तो वो आप इसी में कॉस्ट लोगे? वो इसी कॉस्ट में इंक्लूड है। उसकी कितनी कॉस्ट है? इसी में इंक्लूड है, अच्छा, 6000 में। मतलब 6000 में वो पंप लग जाएगा? पंप लग जाएगा। तो उस पंप से बाकी जो घर के नलके हैं उसमें भी प्रेशर आएगा? हाँ, उसमें भी आ सकता है, बट यदि आप वो रिकमेंड करेंगे तो फिर मैं कुछ आपसे कॉस्ट डिमांड करूंगा कुछ अपना, ताकि वो हाई पावर का लग सके, 1 हॉर्स पावर से ज्यादा का लग सके, ताकि वो घर पे भी यूजुअली यूज हो सके और स्प्रिंकलर के साथ भी यूज हो सके। तो उसकी कॉस्ट मतलब ये है, और वो भी आप ही लोग करवा देते हैं? वो भी हम ही करवा के देते हैं। अब स्प्रिंकलर में क्या होता है कि यदि स्प्रिंकलर लग जाता है तो आप हर 3 दिन पे क्लीनिंग साइकिल मेंटेन कीजिए। ओके। आफ्टर डेट स्प्रिंकलर में भी एक होता है जो पिजन सिट होती है वो स्प्रिंकलर से साफ नहीं हो पाती है, तो 20 से 25 दिन में या 1 मंथ में आपको हैंड क्लीनिंग, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है, टेलीस्कोपिक वाइपर, ग्लास विंडो की क्लीनिंग के लिए यूज होता है, उससे आपको मंथ में 1 बार तो क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। क्लीनिंग से भी इफेक्ट आता है ना कि ज्यादा कितना जनरेशन है, यदि उस पर डस्ट जम जाता है तो जनरेशन कम आएगा। राइट। और यदि आप स्प्रिंकलर लगाते हैं, आप सपोज कीजिए 15 दिन पे क्लीनिंग साइकिल लेते हैं, तो उसमें चांस क्या होता है कि आपका स्प्रिंकलर पे भी डस्ट जम के स्प्रिंकलर खराब हो सकता है। उसमें आपको आधा घंटा लगेगा। 10 दिन पे लेंगे 20 मिनट लगेगा। हर 3 दिन पे चलाएंगे आपके 5 मिनट लगेगा पैनल क्लीन करने के लिए। तो मैं तो प्रीफर करूंगा कि आपका स्प्रिंकलर लगाए तो हर 3 दिन पे आप क्लीनिंग साइकिल को मेंटेन करके चलिए। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सही है। हाँ, आपका चेक करना है कि अगर किसी दिन सपोज अगर क्लाउडी वेदर है और कम जनरेशन हुआ, तो उस केस में फिर हमारा अगर कंजम्पशन ज़्यादा है तो हाउ कैन, मतलब वो पुराने जो पड़ा है रिजर्व में उससे एडजस्ट होता है? मैम, जो मैंने आपको बताया था 4.5 यूनिट पर डे का, ये एक एवरेज डेटा है। जैसे कि आपका क्लियर डे है तो ये डेटा इंक्रीज हो जाएगा, 5.5 यूनिट तक जाएगा। क्लाउडी टाइम में ये डिक्रीज हो जाएगा। अभी क्या है कि जो सोलर पैनल अपनी बेस्ट आउटपुट देता है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 35 डिग्री सेल्सियस पे देता है। समर्स में सन की टाइमिंग ज़्यादा होने से आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। विंटर्स में क्या होता है कि टाइमिंग तो कम होती है, लेकिन जिस एटमॉस्फेयर पे उसके काम करना है, जिस टेम्परेचर पे काम करना है, वो उसको मिलता है। और ये जो प्लस माइनस यूनिट्स होते हैं जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसी को आप यूज़ करोगे। जी, मतलब वो ग्रिड से हमारे को रिटर्न में आ जाएगी पावर। अगर हमारे कंजम्पशन हमारी प्रोडक्शन कम होगी तो वो वहाँ से ज़्यादा है तो वहाँ से कवर अप होता है। हम ऐसे समझते हैं मैम कि आपका 6 किलोवाट एक दिन में 27 यूनिट जनरेट करता है। आपका डे टाइम में 15 यूनिट का कंजप्शन है, 15 यूनिट आपने कंज्यूम कर लिया। आफ्टर डेट 12 यूनिट आपके एक्सपोर्ट हो गए। नाइट टाइम में सन नहीं है, आपने नाइट टाइम में ग्रिड का 10 यूनिट लिया, वो 10 यूनिट आपके 12 यूनिट में से लैप्स हो गए, आपका 2 यूनिट सरप्लस है। या अलग सिनेरियो समझते हैं, डे टाइम में आपने 15 यूनिट कंज्यूम किया, नाइट टाइम में 15 यूनिट कंज्यूम किया, टोटल जनरेशन है 27 यूनिट। आपकी नेट बिलिंग जो होगी एक दिन का 3 यूनिट का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद से तो मतलब आप ऐड ऑन ही करते जाओगे, रिड्यूस होना तो ये नवंबर के बाद ही। बिल्कुल। और मैम, नवंबर में यदि सोलर का जनरेशन रिड्यूस होता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी रिड्यूस हो जाता है। हाँ, क्योंकि विंटर्स में एसी चलेगी नहीं, विंटर का जो मेन लोड होता है गीजर होता है, गीजर, हीटर या हीटर्स भी चलते हैं। पर मतलब उस केस में ये कि हमने सपोज अगर हमने अप्रैल से लेकर के सितंबर तक हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करके सेव कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, और उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं उसका और हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम पिछले वाले 6 महीनों का बैकअप जो है वो हम यूज़ करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम।
अच्छा, अब आपने एक पॉइंट बोला था कि आज जो हम किलोवाट लगा सकते हैं वो उसके रेशो में लगा सकते हैं जो हमारा सैंक्शनड लोड है ना। लेकिन आपने एक एग्जांपल दिया था कि 25 साल के बाद जो होगा वो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगा, है ना। तो इस केस में हम किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अपना किलोवाट बढ़वा सकते हैं। अभी क्या ऐसा है कि यदि आपको 6 किलोवाट है, आपको अपना सैंक्शन लोड बढ़ाना है, आप ऑनलाइन DHBBN के पोर्टल पे एप्लीकेशन करते हैं, जो भी उसकी नॉमिनल फीस आता है आपने पे किया, आपका 6 किलोवाट का सैंक्शन लोड 10 किलोवाट हो गया। अब आपका माइंडसेट क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यदि 2-3 साल के अंदर ही 10 किलोवाट होता है, तो उस सिनेरियो में आप इन्वर्टर 10 किलोवाट का लगवाओ और पैनल 6 किलोवाट का रहने दो, ताकि यदि आपके 2 साल के बाद सोलर को भी 10 किलोवाट करना है तो सिर्फ आपको पैनल की कॉस्ट देना होगा। बट यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं 10 साल 15 साल के बाद इस चीज़ को बढ़ाऊंगा, तो 6 किलोवाट ही आप रहने दीजिए उस टाइम, क्योंकि इन्वर्टर की लाइफ ही 10 साल की है। 10 साल के बाद यदि ऐसा लगता है तो हम उस समय 6 किलोवाट के इन्वर्टर को हमने हटाया, 10 किलोवाट का नया इन्वर्टर लगाया, पैनल्स जो लगे हैं एज इट इज़ लगे हैं। और सर टू बी ऑनेस्ट, हम लोग ये 10 साल की बात कर रहे हैं, माइट भी 5 साल के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, 6 साल के बाद, कि जो एक पैनल आपका 1 किलोवाट 4.5 यूनिट जनरेट कर रहा है, वो जनरेशन 6 यूनिट हो जाए। अभी पैनल की एफिशिएंसी 23% है जो सोलर पैनल है। एफिशिएंसी इन द सेंस कि आपके पैनल पे 100% सनलाइट पड़ रही है, तो उसमें से वो 23% सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। बट यदि आपको एंटायर प्रोजेक्ट को 1 साल या 2 साल के अंदर ही उसकी कैपेसिटी को बढ़ानी है, तो आप इन्वर्टर का पावर अभी से बढ़ा के चलो, ताकि आपके कॉस्ट इफेक्टिव हो सके, कॉस्ट बच सके। ओके, तो अभी जो आपने बताया दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू 6 किलोवाट। 6 किलोवाट अभी आपके 6 किलोवाट में ही आपके जो ईयरली एवरेज है, आपका जो हमने बिल निकाला उसमें 8300 समथिंग था, हमने एवरेज लिया 8500। 6 किलोवाट का मैम 9700 आया है। तो आप आने वाले 5-6 साल में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा, उसके लिए तो आप मतलब निश्चिंत है कि आपको पैसे नहीं देने हैं। तो आपका नेट इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 ही है, जो नॉमिनल मीटर चार्जेस आते हैं सिर्फ वही आपके आएंगे। तो ये जो 3.5 लाख की फिगर है, ये हम कितने टाइम में इस पैनल के बाद रिकवर कर लेंगे? आप जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इसको। हम 6 किलोवाट इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपका 4.5 इंटू 6 इंटू 30, ये आपका 1 मंथ का यूनिट हो गया। इसको 7.5 के स्लैब पे हमने रखा, आपका 1 मंथ में 6000 का इलेक्ट्रिसिटी आया है सेविंग। 1 साल में ये 72,000 हो गया, ऑलमोस्ट 73,000, बट हम 72 ही कंसिडर करेंगे। अब 350 माइनस हमने 70,000 किया, 2,72,000 था। तो अभी अपना जो आया था ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स, 3.5-4 साल में, 4 साल में आपका आफ्टर सब्सिडी, जो सब्सिडी हो गया, तो आपका एंटायर प्रोजेक्ट हो गया 2,72,000 का, और 4 साल में आपने 2,91,000 की रिकवरी की। आफ्टर 21 ईयर तक आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का था वो प्रॉफिट ही होगा। जितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सोलर में है सर, ना उतना आपको गोल्ड में मिलेगा, ना म्यूचुअल फंड में मिलेगा, कहीं भी वो नहीं है। इन्वर्टर जो है वो एक मेन जो है एक्सपेंसिव आइटम है, वो 10 इयर्स के बाद सपोज अगर रिप्लेस करना पड़ता है तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है मैम, अब डिपेंड करता है कि 10 साल के बाद उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। अभी के अकॉर्डिंग आपके 5 किलोवाट का इन्वर्टर ऑन एवरेज 5000 प्लस माइनस 50,000 का पड़ेगा। तो सारे क्वेरी सबके डन है ना, हो गए। तो अंकित, थैंक यू सो मच, बहुत सही से आपने एक्सप्लेन किया, और आई एम श्योर ये इससे काफ़ी हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो देख रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं घर के अपने छतों पे, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हाँ, एक लास्ट चीज़, सॉरी, ये चीज़ हमने ऑफ टॉपिक तो ऑफ कैमरा तो हमने बात कर ली थी, बट ये मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर कर लूँ। ये जितना भी हम यूनिट लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, ये कल को अगर मैं रीलोकेट करता हूँ, अपने घर को शिफ्ट करता हूँ, तो ये शिफ्ट हो जाता है दूसरी लोकेशन पे? डिपेंड करता है, जैसे कि यदि आप घर शिफ्ट करते हो, इसको टेनेंट को देते हैं या सेल करते हैं। यदि सेल करते हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा कि आपने घर में सोलर लगाया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस हो, ये आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। बट इन केस आपको शिफ्ट करना है तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा। और उसकी कॉस्ट तकरीबन उसमें क्या होता है ना सर, कि नेट मीटर शिफ्ट नहीं होता है। अब आपको ये बंद कराना पड़ेगा, नए लोकेशन पे जो नया मीटर आता है वो आपको करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि वहाँ का छत कैसा है, ये सेम स्ट्रक्चर में कट करके ले जा सकता हूँ कि नहीं।
तो डिपेंड करता है कि उस सिनेरियोज में कि वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है। बाकी नॉमिनल आप देखें तो आपके पूरे प्लांट को मुझे ओपन करने में, अब अर्थिंग केबल मैं निकाल नहीं सकता हूँ, फिर भी ऑन एंडेवर, जब यहाँ पे मैंने सेकंड फ्लोर पे लगाया, वहाँ पे यदि आप फोर्थ फ्लोर पे हो तो केबल्स की लेंथ बढ़ जाएगी। तो जो प्रोडक्ट आते हैं एडिशनल वो आ जाएंगे आपके, प्लस मुझे लगता है कि एंटायर सिस्टम आपका ओपन करने में मुझे 2 दिन लगेगा, तो 2 दिन के मेरी जो लेबर चार्ज होंगी, यदि 2 दिन में मैं 8 लड़के भी लगाता हूँ तो 4000 रुपये लेबर चार्ज हो गई। अब प्लस अब उसको शिफ्ट करने में वो डिपेंड करता है किस लोकेशन पे क्या है, कैसा है, लॉजिस्टिक्स चार्ज जो भी है। और अगेन आप हमारे कस्टमर होंगे, क्लाइंट होंगे, आपका माउथ प्रमोशन भी होगा, आपकी साइट लगाया तो आपकी रेफरेंस और साइट मिलेगी, तो उस समय जो भी बेस्ट होगा, जो भी मिनिमम चीजें होंगी, तो उस समय बस मैं अपने मैन पावर्स के चार्जेस ही आपसे लूंगा, बाकी एडिशनल कुछ नहीं लूंगा। ओके, ठीक है, नाइस। चलो मेरी ये सारी क्वेरीज डन है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है इस रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, तो उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, और अगर कुछ ऐसा लगेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक हम दोबारा से वीडियो भी बना लेंगे, राइट। चलो ठीक है, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और थैंक यू अंकित वंस अगेन, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आपने इनका एड्रेस सुन लिया है, ठीक है, एक बार फिर बता दो। BBN सॉल्यूशन, राजीव चौक पे महिंद्रा कॉन्सेप्ट के शोरूम के हमारा ऑफिस है। ऑलमोस्ट हर मंथ में हम गुड़गांव में 6 से 7 साइटें लगाते हैं, जो 5 किलोवाट से 20 किलोवाट तक होती है। इवन हमने इंडस्ट्री साइट्स भी लगाई है। हीरो होंडा चौक के पास डीजेड कार्ड है जिसपे 150 किलोवाट, हनीवेल कंपनी में भी हमने 200 किलोवाट लगाया है। आफ्टर डेट सेक्टर 14 में BMW कंपनी है, वहाँ पे भी 400 किलोवाट, एंड हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। एजिलेंट मानेसर में 150 किलोवाट। तो हाउस होल्ड प्रोजेक्ट के साथ, डोमेस्टिक के साथ हमारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। ठीक है जी, हाँ, नंबर मैं इनका मेंशन कर दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, BBN सॉल्यूशंस जी। ठीक है, चलो साइनिंग ऑफ, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।